रात का बाजार अपनी पूरी रौनक पर था। चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई थी और आसमान में लैंटर्न्स तैर रहे थे। लोग हंसते, बातें करते और मजे से घूम रहे थे। लेकिन तभी माहौल में हलचल मच गई। सबके चेहरे पर एक अजीब सा मिक्स एक्सप्रेशन था, सरप्राइज, शॉक और हल्की सी चिंता। बीच बाजार में एक आदमी, जिसकी घनी मूंछें थीं, इतनी स्पीड से एक बड़ा सा स्टीम्ड बन खा रहा था जैसे किसी ने उससे कहा हो, भाई ये लास्ट पीस है, नहीं खाया तो हमेशा रिग्रेट करेगा। आसपास के लोग उसकी हालत देख के टेंशन में आ गए थे। हमें उसे रोकना चाहिए, एक आदमी ने घबरा कर कहा। उसकी नजर टेबल पर गई, जहां एम्प्टी प्लेट्स का इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ था कि लग रहा था जैसे ये आदमी पूरे रेस्टोरेंट का सफाया करने की मिशन पर आया हो। और वहीं दूसरी तरफ एक भारी भरकम आदमी अपने खाने को इतनी इंटेंसिटी से खा रहा था कि उसकी आंखों से आंसू तक निकल रहे थे। अब ये खुशी के थे या किसी गहरे इमोशनल डैमेज की वजह से, ये समझ पाना मुश्किल था। ये तो हेनान का फेमस आदमी है, किसी ने विस्पर्ड किया। और तू लोगों को उनके लुक्स से जज करना कब छोड़ेगा? दूसरे ने सार्केस्टिकली जवाब दिया। तभी हवा में सोने के सिक्के और कीमती ट्रेजर्स फ्लोट करने लगे और किसी ने एक्साइटमेंट में एक लेजेंड की कहानी छेड़ दी। हेनान के सारे मर्चेंट यूनियंस को एक करने वाले एक महान व्यापारी की कहानी। ये तो यांग हुआजिन है, द ग्रैंड मर्चेंट ऑफ स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन। भीड़ अभी शॉक में ही थी कि अचानक एक औरत की तेज आवाज आई, बस करो। उसकी आवाज में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और कंसर्न तीनों थे। तुम इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो? स्टॉप इट। तुम्हें अपनी हेल्थ की कोई चिंता है भी या नहीं? उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द था, जैसे उसे कोई पुरानी याद अचानक याद आ गई हो। लेकिन यांग हुआजिन के चारों ओर एक अजीब सी डार्क ऑरा फैल गई। उसने ठंडी और गहरी आवाज में कहा, अगर मैं खाना बंद कर दूं तो वो चीज मुझे हॉन्ट करेगी। योना की आंखें वाइडन हो गईं। उसे कुछ याद आ गया था। अचानक उसने घबराकर यांग हुआजिन की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम सच में खुद को मारना चाहते हो? उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द और फ्रस्ट्रेशन सब था। यांग हुआजिन के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आ गया। उसने धीरे से उसकी ओर देखा और एक पल के लिए जैसे सब फ्रीज हो गया। योना, उसने हल्की आवाज में कहा। रात के अंधेरे में एक कैरेज घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। अंदर किसी के हाथ में एक माला थी, जिसे वो हल्के हल्के छू रहा था, जैसे कोई पुरानी यादों को पकड़कर रखने की कोशिश कर रहा हो। यांग हुआजिन ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अपने अंदर बहुत बड़ा बोझ दबा रखा हो। अब ये दौलत किसी काम की नहीं लगती। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे किसी ने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया हो। खजाना, खाना, ऐशो आराम, ये सब तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। उसकी आंखों में एक खालीपन था। जो लोग चले जाते हैं, उनके न होने का दर्द कभी खत्म नहीं होता, और उस दिन की यादें आज भी मुझे सोने नहीं देती। योना की आंखों में चिंता थी। उसने धीरे से कहा, यंग मास्टर। यांग हुआजिन ने हल्की सी मुस्कान दी, एक लंबी सांस छोड़ी और फिर धीरे से कहा, शायद। यांग हुआजिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इतने साल हो गए थे, वो अब स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन का मुखिया था, लेकिन योना अब भी उसे यंग मास्टर कहती थी। तुम हमेशा मेरे लिए तानंग क्लान के यंग मास्टर ही रहोगे, योना ने जिद करते हुए कहा। यांग हुआजिन ने उसकी बात पर एक पल के लिए सोचा। वो उन पुरानी यादों में खो गया, जब योना हर हाल में उसके साथ खड़ी रही थी, इवन तब भी जब उसने दूसरी फैमिली में शादी कर ली थी। उसकी लॉयल्टी कभी नहीं बदली थी। उसने धीरे से अपने गले पर पड़े गहरे जख्म को छुआ, एक पुराना घाव जो आज भी दर्द देता था। उसकी आवाज भारी हो गई, अगर तुम नहीं होती तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। फ्लैशबैक में तानंग क्लान की बर्बादी सामने आई। चारों तरफ आग की लपटें, चीखते लोग और जलते हुए मकान। उसने अपनी फैमिली को याद किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक गहरी नफरत थी। मैं उनसे नफरत करता था, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगर किसी से सबसे ज्यादा नफरत थी, तो वो उसके अपने पिता थे। इस दुनिया में उससे ज्यादा नफरत उसने किसी से नहीं की थी। अब यांग हुआजिन की जगह एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। उसने अपने परिवार को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। लोगों ने जब भी उससे उसके पिता के बारे में पूछा, तो उसने बस एक ही जवाब दिया, उसे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, उस मूर्ति से ही कह दो। उसने पीछे मुड़कर अपने परिवार को पूरी तरह छोड़ दिया था। मार्शल आर्ट्स क्लैन का सबसे बड़ा बेटा होते हुए भी उसे स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन से अरेंज्ड मैरिज करनी पड़ी थी, और उसने बिना किसी रेजिस्टेंस के इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन सालों बाद जब चोंगजोंग क्लान पर डेविसेक्ट ने हमला किया, तो वो सब कुछ जलते हुए देखता रह गया। उसने हमेशा अपने पिता से नफरत की थी, लेकिन अब जब उसका पूरा घर जल रहा था,
तब उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में कहीं ना कहीं प्यार भी था। वो भावनाओं से भर गया और बिना सोचे समझे अपना सिर जोर से उस मूर्ति पर दे मारा। स्टॉप! एक छोटा लड़का उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ह्वाजिन को अब कुछ होश नहीं था। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पूरी तरह टूट चुका था। एक कैरेज तेजी से जंगलों से गुजर रही थी। ह्वाजिन ने अपने हाथ भींचते हुए गहरी सांस ली। अब बहुत हो गया, उसने दृढ़ता से कहा। अब मुझे बदलना होगा। मुझे अपनी वाइफ के साथ रिश्ता सुधारना होगा। मुझे अपना वजन भी कम करना है। उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन था। मैंने बहुत समय दुख मनाने में बर्बाद कर दिया। अब मुझे अपने बचे हुए परिवार पर ध्यान देना है। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की चिंता झलक गई। बस पता नहीं मेरी वाइफ की रिएक्शन क्या होगी। योना ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। जब ह्वाजिन ने उसे परिवार कहा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी ज़ाप! एक जबरदस्त हमला हुआ। यांग ह्वाजिन ऑफ गार्ड था। एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ उसकी कैरेज जमीन से उखड़ गई। ह्वाजिन चीखते हुए हवा में उछल गया। कैरेज पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वो रैकेज से बाहर गिरा और जमीन पर जोर से टकराया, दर्द से कराहते हुए। उधर एक सफेद बालों वाला योद्धा जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। स्वूश! एक डेडली प्रोजेक्टाइल उसकी तरफ आई, लेकिन वो बैरली उसे डॉज कर पाया। उसने झटके से एक पेड़ के सहारे छलांग लगाई, लेकिन उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो बुरी तरह घायल हो चुका था। यांग ह्वाजिन ने अपने शरीर की हालत पर ध्यान दिया। अंदरूनी अंगों पर गहरी चोट लगी थी और हर सांस के साथ एक नया दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन अब रुकने का सवाल ही नहीं था। 3 कातिल उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी तलवारें चमक रही थीं। उनके इरादे साफ थे, उसे खत्म कर। लेकिन यांग ह्वाजिन ने घूरकर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही आग जल रही थी। आ जाओ, उसने दांत भींचकर कहा। एक कातिल ने झपट्टा मारा और देखते ही देखते एक जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ी। यांग ह्वाजिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसकी चोटें उसे कमजोर बना रही थीं। बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक कातिल ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? ह्वाजिन गुस्से से दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल एक बार उसकी कमर में आ लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कातिलों ने उसे एक पेड़ से जबरदस्ती टिका दिया। 3 तलवारें उसके शरीर को बेध चुकी थीं। खून बहता रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जुनून था। एक नकाबपोश कातिल उसकी हालत देखकर हंसा। अरे वाह, ऑलमाइटी डिमोनिक मास्टर की ये हालत, बड़ा ही दयनीय लग रहा है। यांग ह्वाजिन की आंखों में खून उतर आया। ब्लड डीमन कास्टल, उसने चीखते हुए कहा। अचानक उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकली। आग और ऊर्जा का विस्फोट हुआ और सब कुछ जलकर राख हो गया। आफ्टरमैथ! ह्वाजिन बुरी तरह जख्मी जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी किसी चीज को खोज रही थीं। फिर उसे कुछ दिखा। सामने जमीन पर पड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत, योना। वो बेहोश थी, खून से लथपथ। योना! ह्वाजिन दर्द से चीख पड़ा। उसने खुद को जमीन से घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ाया। वो हांफते हुए उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। योना! नो, मत जाओ! योना ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन जब उसने ह्वाजिन को देखा तो उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई। ह्वाजिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। उसकी हालत देखकर वो पूरी तरह टूट चुका था। चारों ओर खून और लाशों का मंजर था। उधर एक घायल बुजुर्ग जमीन पर रेंग रहा था। नहीं, मुझे एक नया शरीर चाहिए, उसने अपने आप से बुदबुदाया। वो किसी तकनीक की तैयारी कर रहा था। क्या यही मेरी किस्मत है? उसने खुद से पूछा। तभी, तू ही जिम्मेदार है, तूने ही मेरा परिवार खत्म किया। यांग ह्वाजिन गुस्से से कांपते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। ह्वाजिन ने उसे पकड़कर जोर से झंझोड़ा। बोल, आखिर क्यों? बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कुछ बड़बड़ाया, लेकिन इससे पहले कि ह्वाजिन कुछ समझ पाता, चारों ओर एक काली ऊर्जा फैल गई। ह्वाजिन को अचानक अजीब सा महसूस हुआ। क्या हो रहा है? अचानक उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। शिट! उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। बुजुर्ग ने ठंडी हंसी के साथ उसे देखा। अब उसके चारों ओर एक भयानक काली ऊर्जा लहरा रही थी। तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसने ताना मारा। ह्वाजिन समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था और अब वो किसी भयानक तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और अपनी दोनों हथेलियां ह्वाजिन के सिर पर रख दी। अब ये शरीर मेरा होगा। यांग ह्वाजिन ने अपनी पूरी मार्शल एसेंस को अपनी बाईं हथेली में समेट लिया। पूरे 160 इयर्स की ताकत, वहीं उसकी आत्मा और चेतना उसके दाहिने हाथ में केंद्रित हो गई। अचानक
उसके शरीर से लाल चमकदार ऊर्जा फूट पड़ी। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी, पीछे लाल धुंध के निशान छोड़ते हुए। हवाजिन की आंखें खुलीं। उसके सामने वही बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर पड़ा था, निढाल और निष्प्राण। हवाजिन ने अपनी मुट्ठी भींची। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हाँ, वो अलग लग रहा था, मजबूत, ताकतवर। उसने अपनी हथेलियों को घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो मैंने इस शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। एक हल्की सी स्मिरक उसके चेहरे पर आ गई, लेकिन तभी एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। हवाजिन को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। शिट, ये क्या? अचानक उसके अंदर से एक अलग सी शक्ति टकराई। तू इस शरीर का हकदार नहीं है। बूढ़े की आत्मा अब भी जीवित थी। वो हवा में तैर रही थी, हवाजिन की आत्मा से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार। तू मरने वाला था, मुझे ये शरीर चाहिए, हवाजिन चीखा। नहीं, ये शरीर मेरा था और हमेशा रहेगा, बूढ़े की आत्मा गर्जी। तो आजा। नीली और लाल ऊर्जा एक दूसरे से टकराईं। दोनों आत्माओं के बीच जबरदस्त जंग शुरू हो गई। हवाजिन ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बूढ़ा भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। धीरे धीरे बूढ़े की आत्मा धुंधली पड़ने लगी। नो नो, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज धीमी होती गई। आखिरकार वो पूरी तरह मिट गया। हाँ, हवाजिन ने लंबी सांस ली, फाइनली। लेकिन तभी एक नकाबपोश तलवारबाज वहां प्रकट हुआ। उसकी नजर सीधी हवाजिन पर थी। तो ये वो बदनाम तकनीक है, उसने खुद से बड़बड़ाया। डिमोनिक मास्टर की स्पिरिट पोजेशन एबिलिटी। हवाजिन ने उसकी ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, स्लैश! हाँ! उसकी छाती में तलवार धंस चुकी थी। हवाजिन ने खून थूका। शिट! उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा जंगल हिल गया। हवाजिन की आंखें खुली। ब्राइट स्काई? उसका सिर फटा जा रहा था। मैं कहाँ हूँ? उसने चारों ओर देखा। ये जगह अजीब थी। उसने अपने गले को छुआ, प्यास से सूख चुका था। उसने मेज पर रखा कप उठाया और पानी की तरह गटक गया। क्या बकवास टेस्ट है ये? तभी उसे समझ आया, ये मेडिसिन थी। मेडिसिन? क्यों? वो घबराकर उठा, लेकिन फर्श पर कुछ गिरा और टूट गया। उसका पैर कांच के टुकड़ों पर आ गया, लेकिन दर्द ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। वेट, ये सब इतना रियल क्यों लग रहा है? उसने अपने हाथों को गौर से देखा, कुछ अलग था। तभी बैंग, दरवाजा जोर से खुला और एक लड़की अंदर दौड़ते हुए आई। तुम ठीक तो हो ना? मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी। हवाजिन ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नो वे! लड़की उसे बहुत छोटी लग रही थी। तुम इतनी छोटी क्यों हो? लड़की ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? हमेशा से ऐसी हूँ। हवाजिन अभी भी हिल रहा था। नहीं, ये सपना है, जरूर सपना होगा। लेकिन तभी उसके पैर में दर्द उठा। आउच! डैम! वेट! वो रुका। उसने अपने हाथों को फिर देखा, अपनी सांसों को महसूस किया, अपने चारों ओर की ठंडी हवा को महसूस किया। फिर शिट, ये सपना नहीं है। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगीं। ओह हेल नो! हवाजिन तेजी से बाहर निकला। पीछे से लड़की ने घबराकर उसे आवाज दी, रुको, तुम ठीक तो हो? लेकिन वो बिना सुने आगे बढ़ता रहा। बाहर जाते ही उसकी नजर सामने खड़े स्टैच्यू पर पड़ी। उसने एक गहरी सांस ली। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों के सामने अचानक पुरानी यादें कौंधने लगीं। एक फ्लैशबैक में वो किसी को अपनी बाहों में पकड़े चीख रहा था। दर्द से बिलखते हुए वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मूर्ति यहाँ क्यों है? उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, जैसे कुछ कंफर्म करना चाहता हो। पीछे खड़ी लड़की उसे हैरानी से देख रही थी। तुम मेरा नाम जानते हो? उसने धीरे से पूछा। हवाजिन ने हड़बड़ाकर उसकी ओर देखा। कब से ये मूर्ति यहाँ है? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, 5 दिन हो चुके हैं। 5 डेज? हवाजिन ने अपनी मुट्ठी कस ली। मतलब मुझे कुछ याद नहीं। उसके अंदर उथल पुथल मच गई। नो! मुझे खुद पता लगाना होगा। अचानक एक डार्क ऑरा उसके चारों ओर उमड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। गुस्से से कांपते हुए उसने अपना सिर उठाया। उसने पूरी ताकत से अपना सिर स्टैच्यू पर मारा। मूर्ति टुकड़ों में बिखर गई। गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ गई और उसकी पावर पूरे इलाके में फैल गई। हवा में कंपन होने लगा। लड़की डर के मारे एक कदम पीछे हटी। हवाजिन, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। चारों ओर डिस्ट्रक्शन फैल गया। मिट्टी उड़ने लगी। आसपास की चीजें टूट गईं। अचानक हवाजिन की बॉडी जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और स्टैच्यू के टुकड़ों को देखा। शिट, ये सब सच है? उसकी आंखें पूरी तरह शॉक में फैल गईं। मैं वापस आ गया हूँ। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखा, जहां से खून बह रहा था। 3 साल, सिर्फ 3 साल बचे हैं। उसकी सांसें तेज हो गईं।
अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो हिलते हिलते खड़ा हुआ और चारों ओर भीड़ जमा हो चुकी थी। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। योनो भी वहीं खड़ी थी। ख्वाजिन ने उसकी ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, मैं सबको बचाऊंगा। तनुंग क्लैन कभी एक महान मार्शल क्लैन जो टनोंग माउंटेन के पास बसा हुआ था। कभी हेनन के लोग उन्हें टोंगजोंगयोंग क्लैन कहकर पूछते थे, लेकिन अब उनका नाम सिर्फ भूली बिसरी यादों में रह गया था। 30 साल हो चुके हैं। क्लैन के लीडर यंगोंग बिरंग ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें भारी थीं। अब हमारे पास पहले जैसे महान योद्धा नहीं बचे, उसने बुदबुदाया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां उसका क्लैन अब अपनी खोई हुई गौरवशाली पहचान के साथ बस सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। एक महिला ने धीरे से कहा, शायद ख्वाजिन वापस आए और क्लैन को फिर से उठाए। बिरांग ने हल्की हंसी ली। उसे मुझसे नफरत है। उसकी आंखों में पछतावे की छाया थी। जब उसकी माँ मरी, मैंने तुरंत दूसरी शादी कर ली और वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाया। उसकी मुट्ठी भींच गई। लेकिन अगर वो वापस आता है तो शायद, सिर्फ शायद, हम फिर से खड़े हो सकते हैं। बिरांग ने एक गहरी सांस ली। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसे पता था कि वक्त ने सिर्फ दूरी बढ़ाई है। उसका बेटा, जो कभी उसके नाम से पहचाना जाता था, अब उससे नफरत करता था। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था, वो याद करने लगा। ख्वाजिन ने स्टैचू रखवाया था गार्डन में और मिलने से साफ मना कर दिया था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, नफरत, दर्द, अकेलापन। बिरांग कुछ कहने ही वाला था कि अचानक लॉर्ड बेरांग, एक घबराई हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने सिर उठाया। योनो तेजी से दौड़ते हुए आ रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। यंग मास्टर, उसकी आवाज कांप रही थी। बिरांग का दिल डूब गया। क्या हुआ? योनो हांफते हुए रुकी। उसकी आंखों में आंसू थे। ख्वाजिन, वो, उसके होंठ कांप रहे थे। वो बेहोश है। एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या? बिरांग के चेहरे से खून उतर गया। मेरा बेटा। वो तेजी से अंदर भागा। कमरे में ख्वाजिन चुपचाप बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। उसके माथे पर खून के धब्बे थे। कमरे में सिहरन फैल गई। शांत पानी, झरने की आवाज। ख्वाजिन ने खुद को पानी में बहते हुए पाया। ये कहाँ हूँ मैं? अचानक एक पुरानी याद चमकी। माँ देखो, मैंने मछली पकड़ी। छोटा ख्वाजिन जोश में उछलता हुआ झरने के किनारे खड़ा था। उसने एक विशाल कोई मछली पकड़ी थी और बड़े गर्व से अपनी माँ को दिखा रहा था। लेकिन माँ, वो धीरे धीरे इधर उधर देखने लगा। माँ, उसकी माँ चुपचाप चट्टानों के पास लेटी हुई थी। माँ, ख्वाजिन का दिल डूब गया। अचानक अंधेरा छा गया। ख्वाजिन, उसकी माँ एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। वो धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रखती है। सब ठीक हो जाएगा। ख्वाजिन रो रहा था। मुझे माफ कर दो माँ। उसकी माँ मुस्कुराई। बेटा, रोना बंद करो। लेकिन तभी एक डरावना साया अंधेरे से बाहर आया। तू बहुत कमजोर है। उसने ख्वाजिन को गर्दन से पकड़ लिया। तुझे मारकर तेरा सिर ट्रॉफी बनाऊंगा। ख्वाजिन की आंखें चौड़ी हो गईं। ख्वाजिन चीखते हुए जागा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा। कमरा जाना पहचाना था, उसका बचपन का कमरा। उसने धीरे से हाथ से बिस्तर छुआ। ये सब कुछ असली था। उसके अंदर कुछ टूटने लगा। क्या मैंने सच में वक्त में सफर किया है? वो चौंक कर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और नफरत भर आई। मैं अपने परिवार को फिर से मरने नहीं दूंगा। वो अपने हाथ भींचते हुए खड़ा हो गया। अब की बार मैं अपना अतीत बदल दूंगा। ख्वाजिन ने खुद को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि चीजें अब पहले जैसी नहीं थीं। मैं पहले से जानता हूँ कि क्या होने वाला है। अचानक उसके चारों ओर लाल ऊर्जा लहराने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने अपनी हथेलियों को घूरा। ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ रही थी, जैसे कोई दबी हुई ताकत अब जाग गई हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? गांव के बाहर 2 लड़कियां फुसफुसा रही थीं। तुमने देखा था ना? हाँ, वो सच में अपनी हेड से स्टैच्यू तोड़ बैठा। मगर वो तो हमेशा से बीमार था ना। उसे मार्शल आर्ट्स तो आती भी नहीं थी। तभी ख्वाजिन ने ड्रामेटिक एंट्री मारी। उसने अपने हाथ फैला दिए। आंखों में एक डरावनी चमक थी। लड़कियों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। कहीं ये सच में किसी चीज के कब्जे में तो नहीं? ख्वाजिन ने धीरे धीरे उनकी तरफ खतरनाक अंदाज में कदम बढ़ाया। तुम लोग क्या कह रही थीं? लड़कियां घबरा गईं। तभी उफ, उसके शरीर में गर्म लहरें दौड़ने लगीं। उसने तुरंत अपना निचला पेट पकड़ा। कुछ अजीब हो रहा था। उसे बहुत गर्मी महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है मुझ में? अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक एहसास जागा। मुझे एक औरत की जरूरत महसूस हो रही है। ख्वाजिन के चेहरे पर पैनिक फैल गया। बकवास बंद करो दिमाग, मैं ऐसा नहीं हूँ।
लेकिन यह ऊर्जा उसे अंदर से खत्म कर रही थी। वहीं दूसरी ओर एक प्रभावशाली बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं, अपना सिर ऊपर उठाता है। किसी की ऊर्जा अचानक जाग गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये यंग एनर्जी की तरह लग रही है। नहीं, मुझे काबू पाना होगा। ख्वाजिन ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। अगर ये ऊर्जा फूट पड़ी तो नतीजा भयंकर होगा। मुझे कहीं भागना होगा। वह अचानक जोर से भागने लगा। लड़कियां उसे हैरानी से देखती रह गईं। इतनी ठंड में, बिना ठीक से कपड़े पहने? क्या ये सच में पागल हो गया है? ख्वाजिन तेजी से दौड़ रहा था। बैम्बू फॉरेस्ट की पत्तियां उसके चेहरे से टकरा रही थीं। वह खुद को भागने पर मजबूर कर रहा था। अगर मैं इस एनर्जी को नहीं रोक पाया तो उसके अंदर का डर बढ़ रहा था। ये मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगी। अचानक उसने कदम रोके। वो एक खास जगह पहुंच चुका था। बस यही रास्ता बचा है। वह पानी में कूद गया। गर्म भाप उसके शरीर से उठने लगी। उफ, पानी भी उबलने लगा था। वह पानी से निकला और जोर से चिल्लाया। कुछ पलों बाद उसकी सांसें शांत हुईं। उसने अपने हाथों को देखा। ऊर्जा अब नियंत्रण में थी। मैंने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आई। लेकिन तभी हिन, उसका पूरा शरीर जम गया। उसके सुनहरे आंखें चौड़ी हो गईं। ये आवाज। ख्वाजिन अभी भी पानी में खड़ा था। उसके शरीर से भाप उठ रही थी। तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसका पिता वहां खड़ा था। तुम पानी में क्या कर रहे हो? उसके पिता तेजी से उसकी ओर बढ़े। उनका चेहरा गुस्से और चिंता के मिले जुले भाव से भरा था। क्या तुम मरने का इरादा रखते हो? इतनी ठंड में इस तरह पानी में कूदना, ये पागलपन है। ख्वाजिन को पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने पिता को फिर से देख रहा था। पिता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को रोका। अगर मैं अचानक बहुत इमोशनल हो गया तो सबको शक होगा। इसलिए उसने तय किया कि वह धीरे धीरे अपने पिता से रिश्ता ठीक करेगा। लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। मैंने आपको बहुत मिस किया। और उसने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। उसके पिता सदमे में थे। आसपास खड़े लोग हैरान होकर देख रहे थे। ख्वाजिन ने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। मैं वापस आ गया हूँ। 3 महीने बाद शांत झील पर लकड़ी के डेक पर 2 लोग बैठे मछली पकड़ रहे थे। भाई, तुम हारे, यूं काजुन ने हंसते हुए कहा। नामुमकिन, मैं हार नहीं सकता। ख्वाजिन ने विरोध किया। वैसे तुमने अपनी दवाएं लेना बंद क्यों कर दिया? काजुन ने पूछा। क्योंकि वो मुझे मोटा बना रही थी। मोटा? तुम कब मोटे थे? काजुन हक्का बक्का रह गया। फिर उसे समझ आया कि ख्वाजिन मजाक कर रहा था। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा बदला हुआ रूप पसंद आ रहा है भाई। हाँ, देखूंगा कि तुम अभी भी ऐसे कहते हो या नहीं, ख्वाजिन ने शरारती अंदाज में कहा। और फिर उसने काजुन के मछली पकड़ने की टोकरी पलट दी। क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें पानी में गिरा दूं तो कैसा लगेगा? और फिर ख्वाजिन ने काजुन को पानी में धक्का दे दिया। अब खुद को बड़ी मछली समझो। काजुन ने पानी से बाहर झांकते हुए गुस्से से पानी उछाला। ख्वाजिन हंसने लगा। ये लड़का जितना लगता है उससे ज्यादा समझदार है। लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने उस पर बहुत बोझ डाल दिया। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। ख्वाजिन का ट्रेनिंग आर्क पुशअप, यस। वह शरीर को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। फिर अब मुझे ध्यान करना होगा। वह झरने के नीचे ध्यान कर रहा था। मुझे अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पाना होगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। उसने महसूस किया कि कोई आसपास था। तभी भाई, उसकी छोटी सौतेली बहन यांग सियोलिन वहां खड़ी थी। वह उसके लिए कुछ लेकर आई थी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, ख्वाजिन ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश था। ख्वाजिन ने अपनी छोटी सौतेली बहन यांग सियोलिन की ओर देखा। वह मुस्कुरा रही थी। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है भाई। ख्वाजिन एक पल के लिए खामोश हो गया। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। पिछले जीवन में मैंने इसे कितना नजरअंदाज किया। फ्लैशबैक। सियोलिन ने खुश होकर त्योहार में जाने का न्योता दिया था। भाई, त्योहार में मेरे साथ चलोगे? ख्वाजिन ने बिना उसकी बात सुने ही रूखे स्वर में मना कर दिया। मुझे मत बुलाया करो। पर भाई, मैंने कहा ना, दोबारा मत पूछना। सियोलिन की आंखों में आंसू आ गए। फिर एक हेयरपिन नीचे गिरा। वह आखिरी बार था जब उसने सियोलिन को देखा था, क्योंकि उस रात सियोलिन की हत्या हो गई थी। नहीं, इस बार नहीं। ख्वाजिन के हाथ मुट्ठी में भींच गए। इस बार मैं सियोलिन को नहीं खोऊंगा। भाई, क्या तुम इस बार मून फेस्टिवल चलोगे? सियोलिन ने उत्साहित होकर पूछा। ख्वाजिन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ। सियोलिन खुशी से उछल पड़ी। सच में? मुझे लगा था तुम भूल गए। हम खरीदारी भी करेंगे। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लूंगा। सियोलिन की आंखें चमक उठीं। तुम्हें मेरे लिए गिफ्ट खरीदना है? हाँ याय। भाई, तुम बेस्ट हो। ख्वाजिन की मुट्ठियां कस गईं। ये मेरा दूसरा मौका है और इस बार मैं इतिहास बदल दूंगा। पूर्णिमा की रात। ख्वाजिन आकाश की ओर देख रहा था। अगर मैं अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ
तो मुझे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। उसने अपना भविष्य देखा, एक महान योद्धा बनने का भविष्य। मैं अपने परिवार और अपने कबीले की इज्जत वापस लाऊंगा। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड। कई शिष्य अनुशासन में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ख्वाजिन ने अपनी पुरानी यादें याद की। पहले मैं बस अंदर बैठकर जड़ी बूटी वाली दवाएं पीता था और किताबें पढ़ता था, लेकिन अब वह शारीरिक रूप से अधिक मजबूत था और उसे यह आजमाने की इच्छा थी। ख्वाजिन, एक भारी आवाज ने उसे रोक दिया। पिता? ख्वाजिन ने मुड़कर देखा, उसके पिता वहां खड़े थे। तुम्हारा शरीर, तुम कितने बदल गए हो। ख्वाजिन अचानक अजीब महसूस करने लगा। पिता, इतनी पब्लिक में मत कहिए, लेकिन उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा बेटा इतना ताकतवर हो गया है। ख्वाजिन को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके आसपास के लोग मुस्कुरा रहे थे। अब केवल शारीरिक ताकत ही काफी नहीं, तुम्हें पारिवारिक मार्शल आर्ट भी सीखनी होगी। ख्वाजिन ने माथे पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं सीखूंगा। उसके पिता खुशी से मुस्कुराए। अच्छा, तुम्हें सिखाने के लिए मैं किसी को नियुक्त करूंगा। रुकिए, मुझे पहले से पता है कि मुझे किससे ट्रेनिंग लेनी है। तभी भाई, एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई। सियोलिन, तुम आ गए। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका पिता वहां खड़े खड़े देखता रह गया। अच्छा, मुझे ही नजरअंदाज कर दो, उन्होंने मजाक में कहा। सियोलिन ने खुश होकर अपने कपड़े दिखाए। भाई देखो, ये वही है जो तुमने मेरे लिए चुना था। अच्छा लग रहा है। उसका पिता मुंह बनाकर बोले। अच्छा, अब मेरा नंबर आया तो तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो। ख्वाजिन हंस पड़ा। ये सही लग रहा है, मेरे परिवार के साथ एक नया भविष्य। ख्वाजिन ने अपनी छोटी बहन सियोलिन को मुस्कुराते हुए देखा। उसने मस्ती भरे अंदाज में कहा, भाई तुम कितने प्यारे हो जब शर्माते हो। ख्वाजिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है, लेकिन सिर्फ ताकतवर शरीर होने से कुछ नहीं होगा। उसे वास्तविक शक्ति हासिल करनी होगी। एक लाल बालों वाला योद्धा, शानदार तलवारबाजी, गगनचुंबी ऊर्जा से भरा हमला। योद्धा पसीने में लथपथ था, लेकिन उसका ध्यान तलवार से हटा नहीं था। तुम यहाँ क्यों आए हो? ख्वाजिन ने सिर झुका दिया। मुआई यंग, बहुत समय बाद मिला हूँ, वह सजीव आवाज में बोला। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मुआई यंग ने भौहें चढ़ा ली। अजीब है, हमने कभी ढंग से बात भी नहीं की और अब तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। ख्वाजिन ने हंसकर जवाब दिया। मैंने सुना था कि तुम ठीक हो गई हो, अब देख भी लिया, तुम सच में अच्छी लग रही हो। मुआई यंग ने उसे शक भरी नजरों से देखा। ये लड़का कुछ ही दिनों में। मुआई यंग चौंक गई। ख्वाजिन ने सिर्फ कुछ दिनों में 2 उन्नत तलवार तकनीक सीख ली? यह कैसे संभव है? उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। तो मास्टर, कैसी रही मेरी प्रगति? मुआई यंग ने गहरी सांस ली। तुमने पूरी तरह से इन तकनीकों को नहीं अपनाया, लेकिन तुम्हारी गति अविश्वसनीय है। ख्वाजिन ने हंसते हुए कहा। ओह वाह, मास्टर से तारीफ मिल रही है। मुआई यंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ख्वाजिन के चारों ओर बह रही लाल ऊर्जा को महसूस किया। यह ऊर्जा, ये इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? क्या हुआ मास्टर? ख्वाजिन ने थोड़ा असहज महसूस किया। उसने तुरंत मजाक में बात घुमा दी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। शायद ट्रेनिंग के दौरान कई बार सिर पर चोट लगी थी। वैसे भी पूरे कबीले में सिर्फ तुम ही होंगी जो परिवार के सबसे बड़े बेटे की इतनी धुनाई कर सकती हो। मुआई यंग खामोश रही। उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। कुछ है जो वह छुपा रहा है। मुआई यंग ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना, अब से मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगी। ख्वाजिन ने हंसते हुए जवाब दिया। ओह, ये तो थोड़ा डरावना लग रहा है। मुआई यंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रात का समय, चांदनी में नहाया हुआ एक शांत और जगमगाता भवन। ख्वाजिन अपनी ट्रेनिंग पर विचार कर रहा था। फ्लाइंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और एज और बैम्बू स्वॉर्ड, इन्हें इस्तेमाल करने से अजीब सा एहसास होता है। मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ते पढ़ते उसने एक चौंकाने वाला सच खोज लिया। तन्योंग संप्रदाय की तकनीकें अधूरी हैं। एक फ्लैशबैक। तन्योंग संप्रदाय का संस्थापक हेनिन का एक वीर योद्धा, एक रहस्यमयी संरक्षक ने उसे 2 डेमोनिक आर्ट्स सिखाए थे, लेकिन संरक्षक न तो ऑर्थोडॉक्स था और न ही पूरी तरह से डेमोनिक। संस्थापक ने डेमोनिक आर्ट्स को संशोधित किया और इन्हें फ्लाइंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और एज्योर बैम्बू स्वॉर्ड के रूप में नया रूप दिया। हालांकि शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वह हेनिन का सबसे महान तलवारबाज बना। परंतु एक ऑर्थोडॉक्स मानसिकता के साथ डेमोनिक तकनीकों का उपयोग करने से ये मार्शल आर्ट्स अधूरे रह गए। सच्ची महानता प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया। इसलिए संस्थापक ने इनकी असली उत्पत्ति को गुप्त रखा, लेकिन समय बीतने के साथ
सच सामने आ गया। तन्योंग संप्रदाय पर आपदा टूट पड़ी, संप्रदाय का पतन हो गया। ख्वाजिन की आंखों में दृढ़ता झलकने लगी। तो यही कारण था, वह किताबों को कसकर पकड़ लिया। लेकिन अब मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, उसने जोश में आकर घोषणा की। मैं इन अधूरी तकनीकों को परिपूर्ण बनाकर रहूंगा। एक शांत सुबह, चाय की महक हवा में घुली हुई थी। ख्वाजिन अपने पिता और एक अन्य व्यक्ति के साथ चाय पी रहा था। मैं जूजू परिवार जाने की योजना बना रहा हूँ। उसके पिता चकित हो गए। तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? ख्वाजिन ने गंभीरता से उत्तर दिया। अब जब मैंने अपनी सेहत मार्शल आर्ट्स के माध्यम से सुधार ली है, तो उचित होगा कि मैं उनसे मिलने जाऊं। आखिरकार मेरी सगाई जूजू परिवार की एक लड़की से हुई थी। उसके पिता अतीत को याद करते हुए गहरी सोच में पड़ गए। ख्वाजिन ने धीरे धीरे चाय की प्याली को घुमाया। उसकी सतह पर किसी का धुंधला प्रतिबिंब उभर आया। जूजू परिवार, वह याद करने की कोशिश करता है। जूजू परिवार की बेटी का नाम क्या था? एक गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति टेबल पर बैठा किसी से विदाई की योजना के बारे में पूछ रहा था। पास बैठी एक महिला ने चिंता जताई। ख्वाजिन को इतनी जल्दी भेजना सही रहेगा? पुरुष ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। अब वह वयस्क हो चुका है, उसे यात्रा करनी चाहिए और नए लोगों से परिचय बढ़ाना चाहिए। महिला ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। ख्वाजिन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। एक लाल बालों वाली महिला गंभीर और तीव्र नजरों से सामने देख रही थी। इस बीच तेजी से मास्टर मोआई यंग की ओर बढ़ा। मास्टर मोआई यंग, वे दोनों लोग कौन हैं? लेकिन जैसे ही दो शक्तिशाली व्यक्तित्व आगे बढ़े, युवक अचानक चौंक गया। लाल बालों वाली महिला और उसका साथी शांत लेकिन डरावने अंदाज में उसकी ओर बढ़े। उन्होंने ख्वाजिन के शरीर का निरीक्षण किया, उसकी मजबूती पर टिप्पणी की। ख्वाजिन के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उभरी। वे दोनों ट्विन सनस्वर्ड डीमंस थे। ख्वाजिन ने उन्हें ससम्मान संबोधित किया। जैंग वुक और नामव, मुझे आप दोनों के साथ काम करने की खुशी है। वे दोनों गर्व से मुस्कुराए और बोले, यंग लॉर्ड, हम आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी प्रगति देखकर अच्छा लगा, लेकिन अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। ख्वाजिन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम जिस रास्ते से यात्रा करेंगे उसका निर्णय मैं लूंगा। दोनों योद्धाओं ने सिर झुका दिया। हम आपके आदेश का पालन करेंगे, यंग लॉर्ड। ख्वाजिन अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर बांस के जंगल से गुजर रहा था। पीछे से एक मासूम आवाज गूंज उठी, भैया मत जाओ। एक छोटी लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए ख्वाजिन से लिपट गई। ख्वाजिन ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर वादा किया, मैं जल्द ही लौटूंगा। सेंट्रल फेस्टिवल में तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। छोटी लड़की ने सिसकते हुए सिर हिलाया। दूर से दो बुजुर्गों ने गर्व और स्नेह से यह दृश्य देखा। इस बीच ख्वाजिन ने पीछे मुड़कर पुकारा, जियांग। जियांग तुरंत चौकस हो गया। ख्वाजिन ने उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। ख्वाजिन ने गहरी सांस ली और अपने छोटे भाई जियांग की ओर देखा। मेरे न रहने पर परिवार की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जियांग कुछ पल चुप रहा, फिर आत्मविश्वास से सिर झुका दिया। भैया, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर परिवार की रक्षा करूंगा। ख्वाजिन अपने पिता, माँ और छोटे भाई बहनों के सामने झुका। मैं अब विदा लेता हूँ। उसने सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसका काफिला तेजी से घर से दूर जाने लगा। यंग लॉर्ड, रुकिए! किसी की बेहद हड़बड़ाई हुई आवाज हवा में गूंज उठी। ख्वाजिन के गोल्डन आईज में एक तेज चमक उभरी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कहीं दूर एक पुराना जर्जर दरवाजा, जिसकी पट्टिका टूटी हुई थी, वीरान जगह का संकेत दे रहा था। एक बड़ी सी गाड़ी लाल आसमान के नीचे किसी शाही महल की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर एक रहस्यमयी व्यक्ति लंबे काले बालों और छाया युक्त चेहरे के साथ एक भयानक आभा बिखेर रहा था। यंग लॉर्ड, दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला। खून से लाल आकाश के नीचे एक झुका हुआ सेवक घबराहट में ख्वाजिन की गाड़ी के सामने खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी। वह गिड़गिड़ाते हुए याचना कर रहा था, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। सेवक ने भागते भागते सांसें तेज कर ली थीं, लेकिन वह आखिरकार ख्वाजिन तक पहुंच गया। ख्वाजिन ने उसे ध्यान से देखा और आश्चर्य से उसका नाम पुकारा, योना। एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। ख्वाजिन की आंखों में संशय था। उसके साथ चल रहे योद्धाओं में से एक ने चेतावनी दी, यंग लॉर्ड, एक दासी को साथ ले जाना अनुचित होगा। ख्वाजिन ने बिना कुछ कहे बांस के जंगल में खड़ी योना की ओर कदम बढ़ाए। योना नर्वस होकर खड़ी रही। ख्वाजिन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। योना सांस रोककर खड़ी रही, लेकिन फिर अचानक ख्वाजिन ने उसे गले लगा ली। योना स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लाल बालों वाली महिला और बाकी योद्धा इस दृश्य को आश्चर्य और चिंता से देख रहे थे। ख्वाजिन ने शांत स्वर में कहा, योना,
मैं हमेशा तुम्हारे समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। वह धीरे से मुस्कुराया। लेकिन यह यात्रा खतरनाक है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। योना की आंखें भर आईं। ह्वाजिन ने नरम लहजे में कहा, तुम मेरे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर पर रहो और सभी का ध्यान रखो। योना कांपते होंठों से मुस्कुराई। उसने धीरे से सिर हिलाया। ह्वाजिन ने उसे आखिरी बार देखा, फिर अपने घोड़े पर चढ़ गया। काफिला आगे बढ़ने लगा। योना ने आंखों में आंसू लिए हल्की मुस्कान दी और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ह्वाजिन ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने घोड़े पर सवार हो गया। काफिला तेजी से बांस के जंगल के बीच से आगे बढ़ने लगा। सब कुछ बदल जाएगा। ह्वाजिन ने अपने सामने के रास्ते को तीव्र नजरों से देखा। उसका संकल्प अटूट था, मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, मैं अपने कबीले के विनाश को रोकूंगा। लेकिन वह जानता था कि यह सब करने के लिए उसे अपने कबीले की अधूरी मार्शल आर्ट्स को पूरा करना होगा। घोड़े की टापों की गूंज जंगल में फैल गई। ह्वाजिन अपनी टीम के आगे नेतृत्व करता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपने भीतर एक गहरी सच्चाई स्वीकार की। जूझ परिवार को विजिट करने का बहाना तो बस एक दिखावा है। मेरा असली मकसद माउंट वुडांग पहुंचना है। दूर से ऊंचे ऊंचे वुडांग पर्वतों का भव्य नजारा दिखाई देने लगा। ह्वाजिन ने गहरी सांस ली। यही मेरी मंजिल है। अचानक सब कुछ बदल गया। चारों ओर नीली रोशनी से भरी एक रहस्यमयी जगह। ह्वाजिन को एहसास हुआ कि वह हवा में तैर रहा है। यह कहाँ हूँ मैं? वह धीरे धीरे नीले पानी की सतह पर चला। चारों ओर शांत और अनंत आकाश, पर कुछ तो अजीब था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने पानी में एक लकड़ी की पट्टिका बहती देखी। यह क्या है? ह्वाजिन ने टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े को उठाया और जैसे ही उसने उस पर लिखे अक्षरों को पढ़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। चांगजोंग कबीला, धधकती आग। उसके सामने उसका पूरा कबीला जलकर राख बन रहा था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह आग और पानी के बीच बेतहाशा दौड़ा, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरे कबीले के साथ यह क्या हुआ? तभी एक भयानक दानवी आकृति धधकती आग में उभरी। बेवकूफ! एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी और फिर ह्वाजिन जलते हुए शून्य में गिरने लगा। उसके चीखने की आवाज आग में डूब गई। दानवी आकृति ने हंसते हुए कहा, तूने अपनी शक्ति बर्बाद कर दी। तूने स्वर्ग की अवज्ञा की है। ह्वाजिन आश्चर्य से हाँफने लगा। उसने अपनी आंखें चौड़ी की। यह तुम? उसके सामने खड़ा वही बूढ़ा आदमी था जिससे उसने पहले मुलाकात की थी। आग की लपटों में एक चमकती हुई लाल आंख उसे क्रूरता से घूर रही थी। तू कुछ नहीं बदल सकता। एक भीषण वार होने ही वाला था। दानवी आकृति ने उससे कुछ मांगते हुए हाथ उठाया, लेकिन तभी ह्वाजिन, ध्यान दो! ह्वाजिन की आंखें अचानक खुल गईं। वह अब जंगल में था। लाल बालों वाली योद्धा मुआयंग ने अपनी तलवार उसकी ओर बढ़ाई। किस सोच में डूबा है? वह उससे लड़ाई कर रही थी और ह्वाजिन एक पल के लिए भूल गया था कि वह कहाँ है। ह्वाजिन ने तेजी से वार किया, लेकिन मुआयंग ने आसानी से उसका हमला रोक दिया। बहुत धीरे, एक ही झटके में उसने उसकी तलवार छीन ली और उसकी गर्दन के पास रख दी। ह्वाजिन अचानक रुक गया। माथे पर पसीना छलक आया। वह नर्वस हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, हार मानता हूँ। मुआयंग ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, क्या तुम ठीक हो? ह्वाजिन झिझक गया। उसने नजरें फेर ली। पिछले कुछ दिनों से नींद ठीक से नहीं हो रही। पास में खड़े एक योद्धा ने सुझाव दिया, शायद साथ में ट्रेनिंग करने से तुम्हारी हालत सुधर जाए। पास में कुछ योद्धा शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम कर रहे थे। उनके तेज और सटीक वारों से हवा कांप रही थी। ह्वाजिन ने नर्वस होकर पसीना पोंछा, फिर हल्की हंसी हंसते हुए बोला, तुम लोग करते रहो, मैं अगली बार ज्वाइन करूंगा। उसने गहरी सांस ली और घोषणा की, हमारी यात्रा को लेकर एक अहम बात है। पूरा ग्रुप ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। बांस के घने जंगलों के बीच उनकी घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। ह्वाजिन ने अचानक कहा, मुझे माउंट 7 सेजेस जाना है, उसके बाद ईगल कबीले। एक योद्धा ने भौहें चढ़ाईं। माउंट 7 सेजेस? वहाँ क्यों? ह्वाजिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सुना है कि वहाँ 100 साल पुराना जिनसेंग और एक्सक्लूसिव मंकी वाइन मिलती है। मंकी वाइन? दो योद्धाओं की आंखें चमक उठी। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। ह्वाजिन ने उन्हें देखते ही शरारती मुस्कान दी। क्या हुआ? तुम दोनों तो दो उभरते हुए नशेबाज भूत कहलाते हो, है ना? उनमें से एक गुस्से से चिल्लाया, हम शराबी नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक आवाज गूंज उठी, यंग मास्टर यान। ग्रुप अचानक सतर्क हो गया। एक योद्धा ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, माउंट 7 सेजेस दानवी संप्रदाय, डिमोनिक सेक्ट की सीमा के करीब है। यह खतरनाक हो सकता है। ह्वाजिन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तो क्या जरूरत पड़ी तो किसी और कबीले का वेश धारण कर लेंगे। एक योद्धा
गुस्से से फट पड़ा। तुम हमें धोखा करने के लिए कह रहे हो? हमारा कबीला हमेशा ईमानदार और गरिमामय रहा है। ख्वाजिन ने आंखें घुमाई। आदर सत्कार से पेट नहीं भरता, जिंदा रहना जरूरी है। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद को दानवी संप्रदाय का योद्धा भी दिखा सकता हूँ। इस पर एक योद्धा हिचकिचा गया। लेकिन हमारा संप्रदाय दानवी संप्रदाय से क्यों डरे? दूसरे ने सिर हिलाया और कहा, मुझे ख्वाजिन की योजना सही लग रही है। पीछे खड़े दो योद्धाओं की चमकती आंखें उनकी असली मंशा को जाहिर कर रही थीं। एक योद्धा ने ठाका लगाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों का असली मकसद मंकी वाइन पीना है, मिशन नहीं। दोनों अचानक चुप हो गए। पूरा ग्रुप हंसने लगा। मैं असल में जिनसेंग अपने माता पिता के लिए लाना चाहता हूँ। ख्वाजिन की आवाज में भावनात्मक गहराई थी। उसने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी है, शायद ये मेरी छोटी सी कोशिश होगी उनकी खुशी के लिए। योद्धा उसे ध्यान से देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया, अगर ये तुम्हारी सच्ची मंशा है तो मैं चलूंगा। बाकी ग्रुप भी सहमति में सिर हिलाने लगा। तो फिर तैयार हो जाओ, पहले एक सराय में रुकते हैं। ख्वाजिन मुस्कुराया और सबको धन्यवाद दिया। लेकिन अंतिम दृश्य में उसकी मुस्कान अचानक शातिर हंसी में बदल गई। जिनसेंग, उसने हल्के से सिर झुकाया और खुद से बुदबुदाया, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। सघन अंधेरे में एक रहस्यमयी फूल हल्की बैंगनी रोशनी बिखेर रहा था। यह डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर था, एक अनोखा और घातक पौधा जिसकी उपस्थिति ही भयावह थी। इस फूल के बारे में कहा जाता था कि यह किसी कब्रनुमा स्थान में उगता है जहां जहरीले कीड़े आकर मौत की नींद सोते हैं। सालों तक उनकी लाशों का जहर धीरे धीरे एक क्रिस्टल में बदल जाता है और फिर कभी कभी एक बीज गिरता है जो उस जहरीले क्रिस्टल को सोखकर खुद दानवी फूल में बदल जाता है। ख्वाजिन की आंखें चमक उठीं। यह फूल माउंट सेवन सेजेस में होना चाहिए। एक तवायफों के अड्डे जैसी सराय में ख्वाजिन ने आधी जलती मोमबत्ती की लौ के पास बैठे हुए सुना, माउंट सेवन सेजेस के पास दानवी संप्रदाय के योद्धाओं की भीड़ इकट्ठी हो रही है। क्यों? उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। कहा जा रहा है कि वहां दुर्लभ औषधियां और दानवी विष पत्थर फूल पाया गया है। ख्वाजिन सन्न रह गया। क्या ये बात पूरी दुनिया को कैसे पता चल गई? पास में बैठे मास्टर मो ने गंभीरता से कहा, ख्वाजिन, यह बहुत खतरनाक है। माउंट सेवन सेजेस पर दानवी योद्धा युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन ख्वाजिन ने धीरे से मुस्कुराया। तो क्या? उसकी आंखों में हल्की लाल चमक आई। मुझे इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। उसकी असली योजना कुछ और थी। गाक, मुझे बस तुम्हारा इंतजार है। गाक, सर्प ड्रैगन संप्रदाय का उत्तराधिकारी, एक ऐसा योद्धा जिसने सिर्फ आधे साल में पीक लेवल की शक्ति हासिल कर ली थी। एक परफेक्ट प्रतिद्वंद्वी। ख्वाजिन ने अपनी शराब का घूंट लिया। उसकी मुस्कान में एक खौफनाक शांति थी। उसके साथी ने चौंक कर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? पहले से ही दानवी योद्धा वहां जमा हो चुके हैं। लेकिन ख्वाजिन बस आराम से बैठा रहा, शराब पीता हुआ, मुस्कुराता हुआ। ख्वाजिन धीरे से मुस्कुराया। तो ईगल क्लैन भी इस झमेले में शामिल हो सकता है? वह थोड़ा सोचते हुए बोला, दिलचस्प। ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है उनसे मिलने का। तुम सच में पागल हो? मास्टर मो ने गहरी सांस ली और अपना माथा पकड़ लिया। तुम हमेशा बिना सोचे समझे खतरों में कूदने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन फिर भी बाकी सभी योद्धाओं ने आखिरकार हथियार डाल दिए। ठीक है, लेकिन हम बस उन लड़ाइयों से बचेंगे जो हम नहीं जीत सकते। हालांकि एक नई चिंता उठी, वहां राइजिंग घोस्ट ब्लेड्स भी होंगे। अगर उनसे सामना हो गया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। मगर जैसे ही सबका ध्यान गया, राइजिंग घोस्ट ब्लेड्स शराब में धुत पड़े हुए थे, पूरी तरह बेहोश। ख्वाजिन ने बस कंधे उचका दिए। चलो, ये तो अपने आप ही हल हो गया। तुम सच में बचकाने हो। मास्टर मो ने नाराजगी से उसे देखा। और हाँ, वादा करो कि तुम खतरनाक योद्धाओं के पास नहीं जाओगे। ख्वाजिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं खतरों से दूर रहूंगा। हालांकि उसकी आवाज में ऐसा कोई भरोसा नहीं था। ठीक है, अब हम सराय में रुकते हैं और पहले सही जानकारी इकट्ठा करते हैं। सभी ने सहमति जताई। ख्वाजिन अपनी रणनीति पर विचार करने लगा। माउंट सेवन सेजेस के आसपास का इलाका खतरों से भरा है और मैं अभी इन सब का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान खतरनाक थी। लेकिन आखिरी में हंसने वाला ही असली विजेता होता है। अब असली खेल शुरू होना था। हमारा पहला टारगेट सर्प ड्रैगन संप्रदाय के सराय। क्यों? उसके एक साथी ने पूछा। क्योंकि गाक को तेज मूवमेंट के लिए बहुत सारे घोड़े चाहिए होंगे, ख्वाजिन ने आत्मविश्वास से कहा। और जहां घोड़े होंगे वहां गाक जरूर आएगा। अब सबकी नजरें सराय पर टिक गईं। रात ढल चुकी थी और जैसे ही सराय के अंदर भीड़ बढ़ने लगी, ख्वाजिन और उसका मजबूत साथी बालकनी पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। तभी, ओये, क्या देख रहे हो?
उसका एक साथी मजाकिया अंदाज में उसे चौंकाने की कोशिश करता है। ख्वाजिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी नजरें कुछ खोज रही थीं। गाक यहाँ आ चुका है, एक अधीनस्थ ने चौकन्नी आवाज में कहा। क्या? सभी चौंक गए। गाक सर्प ड्रैगन संप्रदाय का युवा नेता आखिरकार सराय में दाखिल हो चुका था, लेकिन ख्वाजिन की आंखों में हल्की उलझन थी। ये यहाँ क्यों है? उसे तो माउंट 7 सेजेस के लिए लड़ना चाहिए था, फिर वह यहाँ क्या कर रहा है? अब कुछ गड़बड़ थी और ख्वाजिन को इसका जवाब चाहिए था। गाक अपने साथियों के साथ सराय में दाखिल हुआ। ख्वाजिन चुपचाप देख रहा था, लेकिन तभी गाक के कानों में किसी ने धीरे से कुछ फुसफुसाया। गाक की आंखें सख्त हो गईं। ख्वाजिन सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातचीत इतनी धीमी थी कि वह कुछ समझ नहीं सका। फिर अचानक, क्या? गाक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुनो, तुरंत अपनी सबसे मजबूत टुकड़ी इकट्ठी करो, हमें उनका पीछा करना होगा। सराय में उसकी कड़क आवाज गूंज उठी। ख्वाजिन के साथी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, ख्वाजिन की आंखों में चमक थी, और हम भी इस खेल में कूदने वाले हैं। लेकिन तभी, ख्वाजिन, उसकी महिला साथी ने उसे रोका। तुम हर बार खुद को खतरों में क्यों डालते हो? वह गहरी सांस लेकर बोली। तुम जानते हो कि दैत्य संप्रदाय का पीछा करना बहुत खतरनाक है, फिर भी तुम बार बार ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? ख्वाजिन ने हल्की हंसी के साथ सिर झुका लिया। तुमने खुद कहा था, एक बड़ा बदलाव आने वाला है, हमें भी ताकतवर बनना होगा। उसने धीरे से कहा, दमनिक जहर पत्थर फूल, यही हमारी ताकत का राज बन सकता है। महिला ने नकारात्मक रूप से सिर हिलाया। जांग हू को देखो, वो स्थिर है, उसे किसी औषधि की जरूरत नहीं। हम कमजोर हैं। ख्वाजिन की आवाज ठोस और मजबूत थी। अगर तुम्हें वाकई शक्ति की कोई लालसा नहीं, तो शायद तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हर योद्धा ताकत चाहता है, और मैं अपने कबीले की रक्षा के लिए यह शक्ति हासिल करूंगा। महिला अचंभित थी। उसने हमेशा उसे एक मनमौजी समझा था, लेकिन आज, क्या मैंने हमेशा इसे कम आंका था? युंगवुक और नामुक ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। हम तुम्हारे साथ हैं युवा स्वामी। महिला ने उसकी ओर देखा, फिर उसने भी अपनी स्वीकृति दे दी। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन याद रखना, जांग हू को हल्के में मत लेना। ख्वाजिन ने आंखें बंद की। मुझे पहले ही उसकी शक्ति का अनुभव हो चुका है। अब उनकी टीम तैयार थी। वे चुपचाप पहाड़ी के किनारे पहुंचे। नीचे एक बड़ा समूह दिख रहा था। इतने सारे सर्प ड्रैगन योद्धा। ख्वाजिन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं होगी। उनकी फॉर्मेशन देखो, ये अविनाशी जाल युद्ध संरचना है, एक साथी ने तुरंत कहा। तो फिर हमें जल्दी हमला करना चाहिए। लेकिन ख्वाजिन ने सिर हिलाया। नहीं, हमें इंतजार करना होगा। उसकी आंखें सतर्क थीं। ये तभी हमला करेंगे जब उनका असली लक्ष्य सामने आएगा, और जब वह क्षण आएगा, हम भी अपना खेल शुरू करेंगे। ख्वाजिन और उसकी टीम चुपचाप झाड़ी के पीछे छिपी थी। कुछ गड़बड़ है। ख्वाजिन की नजर नदी की ओर गई, जहां एक आदमी पानी में संघर्ष कर रहा था। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, टीम के एक सदस्य ने धीरे से कहा। क्या वो भागने की कोशिश कर रहा है? ख्वाजिन की आंखों में चमक आई। नदी जंगल से बेहतर विकल्प है। अगर कोई पीछा कर रहा हो, तो पानी में छिपना ज्यादा समझदारी होगी। शांत रहो, हम यहीं रुकेंगे। वे चुपचाप नदी किनारे की ओर बढ़े। शोर अचानक बंद हो गया। सबने एक दूसरे को देखा। फिर, बचाओ, वही व्यक्ति फिर से चिल्लाया। लेकिन इस बार एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। पानी हवा में उछल गया। पेड़ तेज हवाओं में झुक गए। ख्वाजिन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या था? काले धुएं से घिरी एक रहस्यमयी आकृति नदी के बीचों बीच खड़ी थी। टीम के एक साथी ने सांस खींची। ये उड़ता रक्त शेर है। हवा में घुली भयानक काली ऊर्जा पूरे वातावरण को भारी बना रही थी। कहा जाता है कि ये आदमी कभी दानवी संसार के शीर्ष योद्धाओं में से एक था, लेकिन अब ये कमजोर लग रहा है। वो आदमी पानी के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में दमनिक जहर पत्थर फूल था। तो असली खजाना इस बूढ़े के पास है। ख्वाजिन की आंखों में दिलचस्पी जागी। लेकिन तभी, बूढ़े, तूने हमारे योद्धाओं को मार डाला। कई योद्धाओं का एक समूह गुस्से से देख रहा था। उनका नेता आगे बढ़ा। बूढ़े ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे दोष मत दो। जो कमजोर होते हैं, वे मरने के लायक होते हैं। वो आदमी अब गुस्से में जल रहा था। तांग कबीला, तुम सब मेरे इस हाल के जिम्मेदार हो। दुश्मन नेता ने एक वस्तु निकाली। ये पहचानते हो? बूढ़ा रुक गया। उसकी आंखें चौंक गईं। 1000 सुई वर्षा तकनीक? दुश्मन नेता ने ठंडी आवाज में कहा। इसे हासिल करने के लिए मैंने बहुत कीमत चुकाई है। उसके सैनिकों ने हथियार तान ली। बूढ़ा अब घिर चुका था। उसने गहरी सांस ली। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। चलो देखते हैं, क्या ये खिलौने मुझे रोक सकते हैं? चारों तरफ धमाके गूंज रहे थे। आकाश में आग की लपटें चमक रही थीं। दुश्मनों ने हमला तेज कर दिया था। 1000 सुई वर्षा तकनीक का कहर बरसने वाला था। लेकिन बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली।
उसके चारों ओर गाढ़ी बैंगनी ऊर्जा उमड़ने लगी। विस्फोट हुआ। बूढ़े ने ऊर्जा की एक भयानक लहर छोड़ी। दुश्मनों के हमले आपस में ही टकरा गए। हवा में आग के गोले उठने लगे। जमीन कांप उठी। सभी सन्न रह गए। ख्वाजिन ने धीरे से कहा, ये बुढ़ू अब भी इतना ताकतवर है? बूढ़ा तेजी से कूदा और एक हमले से बचते हुए जोर से हंसा। तुम सब मिलकर भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। दुश्मन नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसने हल्की मुस्कान दी। दूसरी टीम, आगे बढ़ो। फिर उसने भी अपनी स्वीकृति दे दी। ठीक है। कई योद्धा चारों तरफ से टूट पड़े। बूढ़ा हवा में उड़ता हुआ हमलों से बचता रहा, लेकिन तभी हवा में जबरदस्त विस्फोट हुआ। बूढ़ा धुएं और आग में खो गया। नीचे एक सैनिक चिल्लाया, उड़ता रक्त शेर गिर चुका है। दुश्मन नेता ने ठंडी आवाज में कहा, मार डालो इसे और चमत्कारी दवा लाओ। बूढ़े की आंखें अब भी चमक रही थीं। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसने एक कुटिल मुस्कान दी। तुम वो दवा कभी नहीं पा सकोगे। दुश्मनों का एक योद्धा आगे बढ़ा। बुजुर्ग, तू अब मरेगा। बैंगनी ऊर्जा का एक तूफान उठा। अगर मैं मरूंगा तो तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। बूढ़ा अचानक बिजली की रफ्तार से भागा। उसकी तलवार एक के बाद एक गर्दनें काटती गई। चीखें गूंज उठीं। रक्त की बौछार हवा में छा गई। एक महिला पीछे खड़ी थी। उसने अपना चेहरा पोंछते हुए धीमे से कहा, ये कितना क्रूर है। लेकिन ख्वाजिन शांत खड़ा था। महिला ने उसे देखा और आश्चर्य से भरी आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये लड़का इस सबसे जरा भी विचलित नहीं हुआ? तभी खून में सना एक आदमी धीरे धीरे उठा। चारों तरफ लाशों के ढेर थे। वो खड़ा था, लड़ाई के लिए तैयार। दुश्मन नेता गुस्से में चीखा, दवा ढूंढो जल्दी। उसके सैनिक गिरे हुए शवों को टटोलने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनमें से एक ने घबराकर सिर उठाया। मालिक, दवा गायब है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन ख्वाजिन शांत खड़ा था। उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। महिला ने हैरानी से पूछा, तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? ख्वाजिन ने बिना पलक झपकाए कहा, दवा अब भी यहीं कहीं है। दुश्मन सैनिक जंगल में तेजी से दौड़ रहे थे। ख्वाजिन और उसकी टीम उनके पीछे चल पड़ी। महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि वो नदी में गिर गई थी? ख्वाजिन की सुनहरी आंखें और तेज चमकी। उसने शांत आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है। वो याद करने लगा। उस विस्फोट के दौरान उसने देखा था कि पानी में एक झिलमिलाती हुई बैरियर बनी थी। सबको लगा कि वो सुरक्षा के लिए थी, लेकिन वो बैरियर किसी चीज को छिपाने के लिए थी, न कि खुद को बचाने के लिए। महिला का चेहरा गंभीर हो गया। ख्वाजिन ने आगे जोड़ा, दुश्मन के पास कोई और चारा नहीं था। उसने दवा को बहा दिया ताकि बाद में उसे वापस निकाल सके। तो हमें सिर्फ नदी का पीछा करना होगा। चलो। उनकी टीम बिजली की तरह दौड़ने लगी, नदी के साथ साथ भागते हुए। अचानक जंगल में हलचल हुई। ख्वाजिन का चेहरा सख्त हो गया। कोई और भी इसे ढूंढ रहा है। उन्हें तेजी बढ़ना होगा। नदी के किनारे बैंगनी आभा से चमकती एक चीज धीरे धीरे पानी के ऊपर उभरी। कई योद्धा दौड़ पड़े। ख्वाजिन ने एक छलांग लगाई और उसने दवा अपने हाथ में पकड़ ली। यही है। चारों तरफ से उसकी टीम ने घेर लिया। उसने ध्यान से उस फूल को देखा। फिर उसने एक शीशी निकाली। उसका विशाल साथी एक लकड़ी का डिब्बा थामे खड़ा था। ख्वाजिन ने शीशी का रहस्यमयी तरल सफेद फूल पर डाला। फूल बैंगनी रंग में बदलने लगा। उसे चमकदार जहरीली रोशनी निकलने लगी। उसने हल्की मुस्कान दी। ये जहर ही हमारी जीत की चाबी है। महिला हैरान थी। तो तुम असली फूल को छुपाने वाले हो? ख्वाजिन ने सिर हिलाया। हाँ, जब तक ये नकली फूल है, बाकी सब इसे असली समझेंगे। उसका विशाल साथी हंस पड़ा। तो इतना आसान था? ख्वाजिन ने हल्के से सिर झुकाया और मुस्कुराया। असली लड़ाई अब शुरू होगी। ख्वाजिन हल्के से मुस्कुराया। लगता है किस्मत आज हमारे साथ है। स्विश! अचानक उसकी पीठ के पीछे एक अजीब सी आहट हुई। वो तुरंत मुड़ा और तभी गहरी काली चादर ओढ़े एक रहस्यमयी शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारे हाथ में जो है वो मेरा है। उसके पूरे शरीर से डरावनी काली ऊर्जा निकल रही थी। उसके चेहरे पर खतरनाक गुस्सा था। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर अब मेरा है। उसकी बात खत्म होते ही बूम तेज झटके से एक योद्धा पानी में जा गिरा। चारों ओर हंगामा मच गया। कई योद्धा गिरते पड़ते पीछे हटने लगे। युवा कबीला प्रमुख तेजी से पानी की ओर भागा और तभी एक घायल योद्धा हैरान रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तो तुम फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लायन! एक जबरदस्त हमला। बूम योद्धा हवा में उछला और जमीन से टकराया। उसके शरीर से खून निकलने लगा। युवा कबीला प्रमुख की आंखें गुस्से से भर उठीं। उसने चीख कर कहा, सावधान रहो। इस बीच एक बुजुर्ग अपने हाथ में अजीब सा फूल लिए खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। तुम सब मरोगे।
उसके चारों ओर से डार्क एनर्जी निकलने लगी। उसने एक नजर अपने हाथ में बैंगनी फूल पर डाली। मैं इस शक्ति को धीरे धीरे सोखूंगा और फिर तुम सबको टुकड़ों में चीर दूंगा। काले धुएं का भयंकर तूफान उठा। तब एक शक्तिशाली ऊर्जा हमले ने तलवारबाज महिला की ओर रुख किया। बूम! वो हैरान रह गई। उसकी हथेलियां कांपने लगी। ये शक्ति! उसे पहली बार डर महसूस हुआ। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। मैं शायद बच न पाऊं। स्विश! दुश्मन पूरी ताकत से उसकी ओर झपटा। अरे रुको! युंगवुक और नामुक तेजी से आगे आए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली। हम राइजिंग गोस्ट ब्लेड्स हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इसका जहर असर कर रहा है? महिला हैरान रह गई। क्या? ये जहर खा चुका है। हवाजिन ने असली फूल को बदल दिया था। महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह, तो यही तुम्हारी योजना थी। युंगवुक हंसा। अब हमें सिर्फ वक्त निकालना है और जीत हमारी होगी। आगे बढ़ो, अब इसे खत्म करना ही होगा। युद्ध के मैदान में हलचल मच गई। राइजिंग घोस्ट ब्लेड्स और उनके योद्धा पूरी ताकत से आगे बढ़े। हवा कांप उठी। उनके हाथों में तलवारें चमक उठीं। बूम! उन्होंने एक साथ हमला किया। लेकिन दुश्मन मुस्कुराया। तुम भागने की बजाय लड़ने आए? उसकी आंखों में खूनी लाल रोशनी चमक उठी। शानदार! तुम सबको यहीं खत्म कर दूंगा। उसके शरीर से काली बिजली निकलने लगी। स्वीश! बूम! जमीन फट गई। सिर्फ उसकी उंगलियों की हरकत से ये शक्ति उसका पूरा शरीर बदलने लगा। स्वीश! गोल्डन एनर्जी उसके चारों ओर बहने लगी। अब देखो, सोरिंग ड्रैगन एम्परर सोर्ड का प्रकोप। आग और बिजली का तूफान उठा। युद्ध का मैदान कांप उठा। बूम! एक विशाल विस्फोट के साथ धूल और राख चारों ओर फैल गई। तलवारबाज महिला दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें डर और संकल्प दोनों से भरी थीं। क्या हम सच में इसे हरा सकते हैं? दुश्मन ने गर्जना की। उसने अपनी पूरी ताकत से एक भयानक हमला किया। बूम! लेकिन तभी स्विश! एक तेज झटका। वो हवा में उछला और दूर जाकर गिरा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। युद्ध अपने चरम पर था। उसने अपने हाथ से खून पोंछा। ये क्या? मुझे जहर दिया गया है? नहीं, ये नामुमकिन है। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या ये टैंग क्लैन की साजिश है? दूसरी तरफ योद्धा सावधान खड़े थे। अब ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। दुश्मन ने गुस्से में दांत पीसे। हरामी, तुम सबको कुचल दूंगा। लेकिन उसका शरीर अब जवाब देना बंद कर रहा था। फिर से खून उगलते हुए वो घुटनों पर गिरा। ये नहीं हो सकता। महिला ने गहरी सांस ली। हमें बस कुछ देर और टिकना है। लेकिन तभी उसकी हंसी गूंजने लगी। क्या? उसकी हंसी बढ़ती गई। अब मैं समझा। तुम लोगों ने सोचा कि ये सब मुझे रोक देगा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम गलत हो। एक बुजुर्ग आदमी दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। ये नामुमकिन है। ये लोग उसे हरा रहे हैं। लेकिन काली ऊर्जा फिर से बहने लगी। मैं इस फूल को छीन लूंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। उसने पूरी गति से छलांग लगाई। योद्धाओं ने अपने बचाव की तैयारी कर ली। एक भीषण टकराव हुआ। युद्ध फिर से शुरू हो गया। बचने का कोई रास्ता नहीं। एक भयानक तलवार हमला बैटलफील्ड को चीरता चला गया। छपाक चारों ओर खून बिखर गया। दुश्मन ने मुस्कुराते हुए अपनी चमकती आंखें उठाईं। उसकी नजरों में एक शैतानी चमक थी। नायक के मुंह से खून निकला। सांस लेना भी मुश्किल था। वो जमीन पर गिर पड़ा, जख्मी और थका हुआ। उसने महसूस किया, इस फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लायन ने अपनी लाइफ एसेंस कुर्बान कर दी, सिर्फ मेरा पीछा करने के लिए। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। उसकी इच्छा तो थी, लेकिन शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी एक आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। उसका अतीत उसकी आंखों के सामने चमक उठा। जांगू के पुराने साथी। एक गूंजती हुई आवाज, बहुत घमंड था ना तुझे? अब देख, तू भी बस एक कमजोर आदमी निकला। नायक की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने अपने माथे को छुआ। खून? मेरे हाथों पर खून? ना, नहीं, अंधेरा। अंधेरा उसे घेरने लगा। मुझे अपना शरीर दे दो। एक काली शक्ति उसकी आत्मा पर हमला करने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं हमेशा से तुझमें था। नायक की आंखें डर से कांप उठीं। क्या ये वही शक्ति है? वो बूढ़ा आदमी जिससे मैं पिछली जिंदगी में मिला था, ये वही शक्ति है। अगर मैंने आंखें बंद कर लीं, तो ये शक्ति मुझे निगल जाएगी। नहीं, ये बस मेरा एक भ्रम है। मेरा शरीर मेरा है। ये शक्ति मेरे अतीत की एक छाया से ज्यादा कुछ नहीं। उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट हुआ। नायक आगे बढ़ा पूरी शक्ति से। दुश्मन की तलवार को रोकते हुए नायक ने पूरी ताकत से हमला किया। दुश्मन की बांह कट गई। खून चारों ओर छिटक गया। दुश्मन पीछे हटा, जख्मी और गुस्से से भरा हुआ। तू ये शक्ति कहाँ से ला रहा है? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नायक अब लाल ऊर्जा के तूफान के बीच खड़ा था। दुश्मन का शरीर थरथराने लगा। उसने खून उगल दिया। ये शक्ति, ये वही अंधकार है जो मैंने पहले महसूस किया था। और दूर
कोई मुस्कुराया। आखिरकार युवा कबीले का नेता आ ही गया। घने जंगल के बीच युद्ध का मैदान धीरे धीरे शांत होने लगा। चारों ओर फैले खून और राख के बीच घायल दुश्मन अपनी लड़खड़ाती सांसों के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना था, शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में भय की झलक थी। ये जहर। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, अपना गला कसकर पकड़ते हुए। उसके शरीर की ताकत तेजी से खत्म हो रही थी और उसे एहसास हो चुका था कि अब ज्यादा देर तक वह खड़ा नहीं रह पाएगा। इसी बीच नायक ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि अपने कबीले का उत्तराधिकारी था। सुनो सभी, नायक की आवाज गूंज उठी। ये मेरी पहली आज्ञा है। कोई भी यहाँ मरने वाला नहीं है। हम सब जिंदा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उसके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि उसके साथी भी एक नई ऊर्जा से भर गए। सभी ने अपनी तलवारें कसकर पकड़ लीं और अपने घावों को नजरअंदाज कर खड़े हो गए। वे सभी अब मरने नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ रहे थे। दुश्मन, जो अब जमीन पर गिरने ही वाला था, जबरदस्ती अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा। उसकी नजरें लड़खड़ाने लगीं। मैंने अपनी जिंदगी में कई रहस्यों का सामना किया है, वह बुदबुदाया, पर जो कुछ यहाँ हो रहा है उसे मैं अब भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन उसे अब एक चीज का एहसास हो गया था। यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड्स तक एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, मैं अपने जीवन की आस छोड़ रहा हूँ। नायक और उसके साथी सतर्क हो गए। वे जानते थे कि अब वह दुश्मन अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करने वाला। दुश्मन ने नायक को देखा और उसकी आंखों में जलती हुई आग को देखकर चौंक गए। तू, उसने कहा, तू ये शक्ति कैसे हासिल कर सकता है? यह नामुमकिन है। नायक मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से भरा दुश्मन अपनी काली ऊर्जा को मुक्त करने के लिए तैयार हो गया। तो आओ, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। जैसे ही दुश्मन ने हवा में छलांग लगाई, उसके शरीर से एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ। लेकिन इस बार नायक और उसके साथी पीछे नहीं हटे। आगे बढ़ो, नायक ने हुंकार भरी। सभी योद्धा एक साथ आगे बढ़े, दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार। दुश्मन ने अपने आसपास की स्थिति को महसूस किया और अचानक ही उसे एक डरावना एहसास हुआ। यह बुरा हुआ, उसने गुस्से में कहा। मैंने इन लोगों को कमजोर समझने की गलती कर दी। तभी एक योद्धा आगे बढ़ा, लेकिन वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी ने अपनी जीवन शक्ति का बलिदान दे दिया था। नहीं, वह तेजी से भागते हुए जंगल में पहुंचा। सामने का इलाका अब खुला था और हर तरफ विनाश के निशान थे। उसने अपनी गति और तेज की क्योंकि उसे कुछ अनहोनी का आभास होने लगा था। और फिर जब वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो उसका दिल धड़क उठा। मिल गया, एक योद्धा चिल्लाया। वह सभी अब एक निर्जीव शरीर के सामने खड़े थे। जमीन खून से लथपथ थी और उस रक्त के बीच लेटा था वह बूढ़ा आदमी। सभी कुछ पलों तक चुप रहे। नेता, एक गंभीर आवाज गूंजी। सामने खड़ा नेता घूरते हुए खड़ा था। उसके माथे पर गहरी लकीरें पड़ गई थीं। फूल कहाँ है? उसके स्वर में इतनी गंभीरता थी कि कोई भी उसकी आंखों में नहीं देख पाया। एक सैनिक घबराया, उसके माथे पर पसीना छलक आया। वो, जल्दी बोलो, नेता गरजा। वो गायब हो गया है। सन्नाटा। फिर क्या? नेता की आवाज अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। उसकी आंखें जल उठीं और गुस्से में उसने अपनी तलवार उठाई। अगर किसी ने इसे खो दिया है, उसकी तलवार चमकी, तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। डर के मारे सैनिक पीछे हट गया, अपने सिर को ढक लिया, लेकिन नेता ने खुद को रोका। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे मुड़ा। किसने? वह फुसफुसाया। किसने हिम्मत की थी उस फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लायन से लड़ने की? फिर उसकी आंखों में क्रोध उमड़ पड़ा। किसी ने मेरे सामने से वो फूल चुरा लिया है।